2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में लखनऊ में मतदान होना है और इस वक्त हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और तमाम छात्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे जो छात्र हैं वो कुछ छात्र ऐसे हैं जो मतदान कर चुके हैं और कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको अभी मतदान करना है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि छात्रों के बीच मुद्दा क्या है। आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तौकीर गाजी है। तौकीर जी, लखनऊ विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं और युवा हैं, भारत को युवाओं का देश माना जाता है, तो इस बार लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं आपके सामने? देखिए, इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है एकदम स्पष्ट है। रोजगार पे हो रहा है, महंगाई पे हो रहा है, भ्रष्टाचार पे हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा पे हो रहा है, विश्वविद्यालय में जो निरंतर फीस बढ़ रही है उस पे हो रहा है, पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, इसी सब पर चुनाव हो रहा है। आपने बेरोजगारी का मुद्दा सबसे पहले उठाया, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है और जो आंकड़ा है उसको तेज़ी से कम कर रही है। देखिए, अगर रोजगार मेलों की बात करिए जाए तो कौन से रोजगार मेले जो केवल 8 से 10 हज़ार रुपये, जो तो मेला का मतलब क्या होता है? पहले मेले का मतलब आप समझिए। आप मेले में जब जाएंगे तो वहाँ रेट लिस्ट लगी होती है कि हर भाव ये है, यहाँ का हर दुकान का अलग अलग होता है और यहाँ पे लिस्ट भी लगी होती है कि हर रेट, हर माल ये रेट। तो वहाँ 8 से 10 हज़ार रुपये का जो मेन रोजगार मेला है, जो ये सरकारी नौकरी, उसका तो पेपर लीक हो जा रहा है। कहाँ दे पा रही रोजगार? यूपी पुलिस का फॉर्म आता है, 60 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसके बाद उसका एग्ज़ाम लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार नाकाम दिखाई दे रही है। ठीक है, सरकार नाकाम दिखाई दे रही है। इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जतिन शुक्ला नाम है हमारा। देखा आपने तौकीर जी ने क्या कुछ कहा है कि ये जो चुनाव है ये बेरोज़गारी, महंगाई और जो शिक्षा में फीस वृद्धि हुई है उसको लेके हो रहा है और ख़ास तौर से युवाओं के अंदर जो है उस चीज़ की नाराज़गी है जो पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से तौकीर जी ने क्या कहा, इस पे मुझे लगता है कि मैं ठीक आदमी नहीं हूँ मैं जिसका जवाब दूंगा। मेरे पास अपने खुद के मुद्दे हैं। जैसे तमाम सुरक्षा व्यवस्था की बात की थी, मतलब इन्होंने कई मुद्दे अपने आप गिना दिए कि जिस पे हम लोग भाजपा को वोट दे सकते हैं, जिसका सुदृढ़ीकरण अभी तक किया जा चुका है। रही बात, मैं लगातार एक चीज़ की बात करता हूँ कि पेपर लीक हाँ बहुत गंभीर मुद्दा है। बीइंग अ छात्र ये बहुत गंभीर मुद्दा है हम लोगों के लिए कि पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन इससे भी स्पष्ट चीज़ हमको लॉ एंड ऑर्डर की देखने को मिल रही है कि अगर पेपर लीक हो जा रहे हैं तो उनके जो माफिया हैं तुरंत पकड़े जा रहे हैं। क्यों? और सबसे इसमें मेन बात निकल के आ रही है कि परीक्षाएं हो रही हैं मेरिट बेस पे तथा कथित लोगों को भर्ती नहीं कर दी जा रही है। सबसे अच्छी बात ये निकल के आ रही है। उसके साथ उसके अलावा बात अगर कह रहे रोजगार की, तो यही लखनऊ कभी सोच नहीं सकता था। इसी लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। मुझे आंकड़े तो नहीं याद है, लेकिन सैकड़ों करोड़ों रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने की बात हुई थी। इसके अलावा भारत देश लगातार जो विश्व का नेतृत्व करता हुआ अभी तक G20 की अध्यक्षता प्राप्त कर चुका है। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन के वार जैसे विषयों में जब हमारे मोदी जी की एक अहम भूमिका निकल के आती है। उसके अलावा ऐसे तमाम मुद्दे हैं कि आज भारत देश के प्रधानमंत्री को तमाम विश्व के अलग देश के जो नेतृत्व करता है वो उन्हें अपने गुरु की भूमिका में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे किसको वोट देना है मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे तो हंसी आई, भाई ने कहा कि रसिया और यूक्रेन का वार रुकवा दिया गया। इस बात से हंसी आ रही है कि मणिपुर जो जल रहा था उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए आप कहते हैं कि रसिया यूक्रेन का वार रुकवा देंगे जाकर। शर्म आनी चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री को, तो शर्म आनी चाहिए। आप जब 10 कदम जाके आप अपने प्रदेश में नहीं जा सकते, आप अपने भारत के एक प्रदेश, छोटे से प्रदेश में नहीं जा सकते, आप रसिया यूक्रेन के वार रुकवाने की बात करते हैं। कैसा प्रधानमंत्री हैं आप? आपने बात करी थी महिला सुरक्षा की, तो छात्रा हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम प्रांजलि सिंह है। प्रांजलि जी, अभी महिला सुरक्षा की बात हो रही थी कि महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है इस बार लोकसभा चुनाव में, क्योंकि इनका मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं विफल है महिला सुरक्षा को लेकर। जी देखिए, महिला सुरक्षा का मुद्दा तो है ही। हमें लगता है कि ये जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है इस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि आप मणिपुर की घटना ले लें, फिर सामने से संदेश खाली का आ जाएगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप कहीं भी हो, आपकी देश के किसी भी कोने में हो, आपकी जिम्मेदारी हर मुद्दों पे बनती है। पहली बात। दूसरी बात, सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर और कड़े से कड़े कानून महिला सुरक्षा के मुद्दे पे ले आएगी, लेकिन समाज को कौन सुधारेगा? तो समाज को भी सुधरने की ज़रूरत है। आपको मानसिकता अपनी बदलने की ज़रूरत है महिलाओं के प्रति।
तो सरकार का रोल है लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन समाज को भी इस मुद्दे पे समझना होगा, उसको सुधारना तो आपकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा? लॉ एंड ऑर्डर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर तो आप सभी जानते हैं कि पिछले 2017 से बहुत सुधरा है जी। जवाब ले लेते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2017 से और 2022 और 2017 से पहले अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो रेप या किसी भी घटना हो, महिला पे किसी भी घटना के लेकर हो, उससे कहीं ज़्यादा कम हुए हैं। और 2017 के बाद आप देखेंगे उससे बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक हुआ है। तो आप आंकड़ों पे अगर जाएंगे तो ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? नीतीश सिंह नाम है मेरा। और जो इन्होंने आंकड़ों की बात बताई, इसको एक दूसरे तरीके से भी मैं बता देना चाहूँगा कि पिछली जिस सरकारों की बात कर रहे हैं ये, उन सरकारों में लोगों की हिम्मत ही न होती थी कि वो FIR भी रजिस्टर करा सकें। ये उपलब्धि मानिए सरकार की कि लोग खुल के किसी भी गुंडे, किसी भी मवाली के खिलाफ FIR रजिस्टर करा पा रहे हैं। इसलिए आंकड़े बढ़े हैं, इसलिए आंकड़े नहीं बढ़े। इससे ज़्यादा होते थे और लोग नहीं जा पाते थे थाने में जाने के बाद पुलिस द्वारा खुद प्रताड़ित किए जाते थे वो लोग, इसलिए आंकड़े बढ़े हैं। इस लोकसभा चुनाव में आपके सामने क्या कुछ मुद्दे हैं? क्या लगता है कौन से मुद्दे युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो सरकार को वो काम करने चाहिए युवाओं के लिए? जैसा कि आरोप लगता रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि रोज़गार देने में असफल है, महंगाई को रोकने में असफल है। देखिए, पहले तो मैं आपको रोज़गार वाले मुद्दे का जवाब दे दूं कि रोज़गार का एक अहम मुद्दा है और सबसे बड़ा काम सरकार को शिक्षा पे करना चाहिए, खासकर प्राइमरी शिक्षा को लेकर। जैसा मैं देख पाता हूं देश में कि प्राइमरी शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, तो सरकार का मुख्य ध्यान होना चाहिए प्राइमरी शिक्षा पे। और रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, जो कि देश में कमी है। ये बात मैं मानता हूँ कि देश में बहुत आप मानते हैं बेरोज़गारी का स्तर बढ़ा है? जी, बेरोज़गारी का स्तर बढ़ा नहीं है, रोज़गार शिफ्ट हुआ है। किधर शिफ्ट हो गया? जिस तरह 90 के दशक में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, उसी तरह इस समय IT सेक्टर में रोज़गार शिफ्ट हुआ है और उस प्रकार की शिक्षा पिछली सरकारों से नहीं मिल पाई है। और अचानक किसी को आप IT हब में ले जाके नहीं घुसा सकते। जिस तरह AI का ज़माना आ गया है, आप लोग देखते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम हो रहे हैं, तो एक आप भी समझते होंगे कि इस शिक्षा के माध्यम से लोग इस पद्धति के रोज़गार में नहीं प्रवेश पा सकते हैं। इसके लिए एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके लोगों को स्किल करना चाहिए, उसके बाद ही रोज़गार आपको दिखाई दे सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर जो उस लायक होगा तभी रोज़गार मिलेगा। इनका कहना है कि जो यूपी पुलिस में 60 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे वो काबिल नहीं थे ना जी। काबिल होने की बात जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप पेपर लीक को लेकर बात कर रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ। मेरा गांव है, कभी चलिएगा तो आपको मैं प्रत्यक्ष दर्शन करा दूंगा। पिछली सरकारों में परिस्थितियाँ ये रहीं कि आप इतने पैसे दीजिए आप सिपाही बन जाएंगे, इतने पैसे दीजिए ग्रुप D की वैकेंसी पा जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन सरकारें बदली। ये मैं मानता हूँ कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जिसने पैसे लगाए, मेहनत की और पेपर लीक हो गया, तो उसके लिए बड़ी समस्या है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पूरी सिस्टम है, जिन्होंने ऐसा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। हमारे क्षेत्र में किसने तैयार करा? पिछली सरकारें और आज की सरकारों में भी जो लोग हैं, कुछ लोग उनको कह सकते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में लोग कहते हैं कि अगर पास होना हो तो सामान्य तौर पे कहा जाता है कि ओह पार जाके फार्म भर दो, 80-90% से पास हो जाएगा। किधर? ओह पार मतलब गंगा ओह पार। गाजीपुर जो क्षेत्र है उसमें 2 क्षेत्र आता है, गंगा इस पार का है, गंगा उस पार का है। तमाम ऐसे विद्यालय बने हुए हैं पिछली सरकारों में। तो गंगा ऊपर किसकी है सरकार? गंगा उस पार
अब सरकार किसकी है पूरे देश में जो नहीं तो उस पर सरकार है? कैसे पास हुए जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है ना। जी वही बता रहे हैं आपको। अब वैसी परिस्थितियां नहीं रही कि अब लोग पास हो रहे हैं। कई लोगों ने फॉर्म डाले वहां से, लेकिन पास ना हो पाए सरकार की सख्ती की वजह से। लेकिन वहीं पिछली जो यूपी पुलिस की वैकेंसी थी उसमें ऐसे लोग, हमारे यहाँ थाने में एक दरोगा जी बता रहे थे कि एक कांस्टेबल आए थे, उनको एप्लीकेशन लिखने नहीं आता था और वो यूपी पुलिस के सिपाही बन के FIR रजिस्टर करने नहीं आता था। वो वही मेरिट वाले ओह पार से फॉर्म भर के 80% लेके आए थे और यूपी पुलिस में सिपाही हो मतलब कह गए रहे थे। पिछली सरकारों में धांधली ज़्यादा होती थी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा धांधली होती थी। शिक्षा माफिया का प्रकोप रहा है उन सरकारों में। ठीक है, जतिन क्या कहना चाह रहे हैं? तौकीर भाई एक बार जतिन को दीजिए। देखिए देखिए, धांधली का विषय नितेश भैया ने बताया और ऐसे रोजगार वगैरह के विषय भी बताया। लगातार हमारे बीच में तौकील भैया भी बैठे हैं, विपक्ष की बात रख रहे हैं। तो सबसे पहले आप स्थिति देख सकते हैं कि जैसा विपक्ष की स्थिति यहाँ पे है, ऐसे इंडिया देश में भी विपक्ष की स्थिति वैसी ही है। ठीक है, और रही बात रोजगार की, तो जो डिजिटल क्रांति देश ने अभी देखी है वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है रोजगार के क्षेत्र में। अभी सारा काम ऑनलाइन बेसिस पे हो रहा है। ऑनलाइन बेसिस पे होने का अर्थ है, जैसे एक क्राइम का भी मुद्दा तौकील भाई ने उठाया था कि इस सरकार में आंकड़े ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसका विषय ये है कि पहले के समय में आप ऑनलाइन FIR जैसी सुविधा आपको इतनी सरलता से प्राप्त नहीं थी। आज अगर मेरी सुनवाई हसनगंज थाने में बैठा दरोगा नहीं कर रहा है तो मैं आज जाके आराम से किसी भी CSA के पास जाके, ऑनलाइन सुविधा वाले के पास जाके मैं ऑनलाइन FIR कर सकता हूँ। ऐसी सुविधाएं मुझे प्राप्त हैं। 112 नंबर का एक विषय बहुत अच्छा, एक विपक्षी की सरकारों की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है, कोई भी सरकार आती है, जनता अगर उस पर भरोसा करती है तो वो केवल लूटती नहीं है, वो जनता के लिए कोई अच्छा करती है। निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा लखनऊ के अंदर में बना हुआ है, अभी हमारे सामने दिख रहा है। तो मेट्रो बनी हुई है। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो अखिलेश जी ने अच्छा किया था। उसके बाद जो 112 नंबर 108 नंबर आई थी सपा सरकार में, अच्छा कदम था, लेकिन उसको किस तरीके से उसको एक अलग स्थिति पे ले गई है सरकार। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का है। सब पार्टियाँ आती हैं, छात्रों का वोट भी लेती हैं, लेकिन छात्रों के हित की कोई बात नहीं करता है। हमें लगता है कि सरकार के शायद हाथ में हो चाहे ना हो, ये हमें नहीं पता कि छात्र संघ चुनाव सरकार के हाथ में है या नहीं, लेकिन सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो छात्र संघ एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि छात्र संघ एक कह सकते हैं कि राजनीति की नर्सरी है। अगर आप देखें कि हम आप जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ये सब किसी राजनीति पार्टी से संबंधित नहीं है। अगर हम लोग छात्र संघ की मांग करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पापा साधारण से पत्रकार हैं। और रही बात छात्र संघ बहाल इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि वही राजनीति का एक कारण है, और बाकी सब हमारे प्रियांजलि, एक सवाल और रहेगा आपसे, आप किस ज़िले से आती हैं? जी, हम सीतापुर से। सीतापुर में मतदान हो चुका है, तो इस बार आपने जब वोट दिया है, मतदान करा है, तो आपके जहन में क्या कुछ मुद्दे थे? जी देखिए, सबसे पहले तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमने सबकी कार्य प्रणाली देखी। जो अभी तक सांसद रहे हैं उनका भी देखा कि उनका संसद भवन में कितना रोल रहा है, उन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनका मतलब कि कार्य प्रणाली काफ़ी अच्छी रही है। तो हमने वोट दिया है और इस बार तो भाजपा ही आ रही है। वैसे ज़्यादा लाग लपेट करने की ज़रूरत नहीं। तो कौन सी योजनाएं आपको भारतीय जनता पार्टी की पसंद आई और जो युवाओं के लिए उन्होंने करी है ख़ास तौर से? देखिए, सबसे पहले तो जो NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो हमें लगता है बहुत ही चेंज मेकर पॉलिसी है। और साथ साथ जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई तक ही छात्र के जीवन नहीं सीमित रहता है, छात्र जीवन में खेल कूद भी होता है, वो भी काफ़ी BJP ने अच्छा काम किया है। और देखा जाए तो और भी कई सारे मुद्दे हैं। और राष्ट्रहित, खासकर राष्ट्रहित, आप देखें सर्जिकल स्ट्राइक जो 2 बार की है भाजपा के सरकार के नेतृत्व में, वो है एक बड़ा मुद्दा। तो ऐसे ही काफ़ी सारे मुद्दे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी, प्रतीक मिश्रा नाम है और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। जी देखिए, बतौर एक छात्र, जो छात्र का धर्म होता है कि हम किसी भी पार्टी को व्यक्तिगत तौर पे न समर्थन देंगे, न किसी पार्टी को स्पष्ट तौर पे क्रिटिसाइज ही करेंगे। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, कोई भी गवर्नमेंट ना दूध की धुली होती है। और आंग्ल भाषा में एक कहावत भी है कि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड।
अगर बीजेपी है तो कोई ना कोई बढ़िया बेहतरीन कार्य कर ही रही है, अगर ना करती होती तो फिर दिखती नहीं। आज बीजेपी बोल रही है खुले मंच पे, तो उन्होंने कार्य तो होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो क्रिटिसाइज करने लायक भी हैं। क्या कुछ? जैसे अब मैं एक विशेष मुद्दा उठाता हूँ, हाल फिलहाल में अभी भ्रष्टाचार पे एक डिबेट शो हुआ यहाँ, तो भ्रष्टाचार पे कह रही बीजेपी, हाँ उन्मूलन तो हुआ, भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक हुआ, जैसे जो तानाशाही थी, गुंडागर्दी थी, काफ़ी हद तक कम भी हुई, लेकिन आप भ्रष्टाचार को एक हद तक तो रोक रहे हैं, लेकिन दूसरे हद तक जैसे आप कोई भी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो आम जनमानस तक क्या 100% पहुँच रही हैं, आपको ये भी देखना होगा। ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है। युवाओं के लिए जो योजना रही है, जैसा कार्य रहा है 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का, आप उससे संतुष्ट हैं? जी देखिए, काफ़ी हद तक संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि जो भी तात्कालिक माहौल है उसके अनुसार पार्टी अपना कार्य कर भी रही है। और कुछ चीज़ें बताएं ना, जैसे कि पार्टी को चाहिए कि इन सब चीज़ों में जैसे क्या उनके द्वारा क्या प्रशासनिक निर्णय लिए जाएं, कितने सख्त निर्णय लिए जाएं कि आम जनमानस तक चीज़ें सकारात्मक ढंग से पहुँचें। बाकी ठीक है, कार्य कर रही है, लेकिन हाँ चीज़ें केवल किताबों तक सीमित न रह जाए, मतलब उनकी फाइलों में ही सिर्फ ना सीमित रह जाएँ, आम जनमानस के हित में चीज़ें ग्राउंड लेवल पर दिखें। वही मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, गोंडवी साहब की लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये सारे दावे झूठे, आंकड़ा किताबी है। तो आंकड़ा किताबी ना हो, ज़मीनी स्तर पे आए, मैं यही मांग करना चाहूँगा। और इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा कि उधर जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं वे, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है, और तुम्हारे मेज चांदी के, तुम्हारे जाम सोने के, इधर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे देखना चाहिए। बाकी सरकार कार्य कर रही है तो उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो भी गड़बड़ हो रहा है छात्र होने के नाते उसे क्रिटिसाइज भी किया जाएगा, अंधभक्त नहीं होंगे। दूसरी ओर जो तमाम युवा हैं और विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार के ऊपर बेरोजगारी और महंगाई का आरोप लगा रही हैं, तो ये आरोप कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सब समय की मांग पर निर्भर करता है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चीज़ें कैसे परिवर्तित हो रही हैं। समय की मांग क्या है, सरकार ने बहुत सारे ऐसे चीज़ें की जो मतलब रोज़गार भी दिया, लेकिन कुछ हद तक ये भी देखने में आया, लोग बाग बेरोजगारी कह रहे हैं कि बहुत सारी भर्तियां खाली पड़ी हैं, उन्हें भरा जाए। हाँ, तो निस्संदेह अगर कमियां हैं तो पूरी होनी चाहिए और भरा जाना चाहिए। और जो पेपर लीक जैसे मामले हैं, इन पर कड़ी कठोर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस चीज़ के पक्षधर। तो इन चीज़ों में सरकार नाकाम नजर आई? जी बिल्कुल निस्संदेह, अगर सरकार कड़ा रुख अपनाए तो इन सब चीज़ों से निजात पाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? जतिन शुक्ला नाम है, छात्र हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। ठीक है जतिन जी, कैसे देखते हैं, किस हाथ में देखते हैं अपना भविष्य, कैसी सरकार आनी चाहिए? देखिए, बहुत कुछ खास परिवर्तन सरकार के मामले में तो हम लोग छात्रों को नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एक उम्मीद है एक छात्र होने के नाते कि जितना काम अभी तक किया गया है इसमें और भी इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे अभी कुछ मुद्दों की बात करें तो हमारी बहन ने NEP की बात की, अभी प्रतीक ने काफ़ी अच्छी बातें रखी। तो एक जो सरकार जो एक नेतृत्व के हाथों में वर्तमान समय में है, जो इम्प्लीमेंटेशन कर पा रही है ज़मीनी स्तर पे, ये वास्तव में मानने योग्य है। जैसे कि राजीव गांधी जी का एक कथन था कि हम कुछ रुपए भेजते हैं और उसका कुछ हिस्सा जनता को प्राप्त होता है। लेकिन आज के समय में जो परिवर्तन हुआ है कि अगर केंद्र की सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये भेजती है किसान सम्मान निधि के रूप में, तो वो 1999 ना पहुँचकर पूरी 2000 पहुँचती है। इसके साथ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगर सरकार महिलाओं को गैस सिलेंडर भेजती है तो उसकी सब्सिडी डायरेक्ट उनके अकाउंट में आती है। पहले की तरह बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलनी होती थी वो 300 रुपये, 480 रुपये प्रधान के द्वारा हाथों में ना मिलकर सीधे उसके बैंक अकाउंट में पहुंच रही है। इससे बहुत कुछ तक धांधली का जो सिस्टम होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद मुझे पता है अभी आप एक क्वेश्चन पूछेंगे परीक्षा लीक का, मैं उस पर भी आता हूँ। पहले के समय में बहुत सारा काम कागजी रूप में होता था, हस्तलिखित रूप से होता था, जो बहुत बेसिक स्तर पे, जहाँ पे नकल वगैरह पकड़ी ही नहीं जा सकती थी। लेकिन आज हम लोग उस स्थिति में पहुँच चुके हैं कि सरकार नई नई अगर योजनाएं ला रही है, नई नई अगर भर्तियाँ ला रही है और नए नए तरीके अगर अपना रही है, तो उसमें वो इतना सशक्त भी हो गई है कि उन नकल माफियाओं को जेल में भी पहुंचाने का काम कर रही है। क्योंकि पहले हम लोग देखते थे कि मेरिट बेस पे नौकरियां दे दी जाती थी और तमाम ऐसे जो बहुत पारदर्शिता के साथ में नहीं होती थी। लेकिन आज अगर एक सफाई कर्मचारी को भी नौकरी मिल रही है तो बहुत पारदर्शिता के साथ मिल रही है। इसके साथ और भी तमाम मुद्दे हैं। सबसे अगर अच्छा मुद्दा मुझे लगता है तो इस सरकार में जो परिवहन के ऊपर कार्य होता है,
किसी भी देश का अगर इकोनॉमिकली या इंटेलेक्चुअलिटी कैसे भी तरीके से अगर वो बूम चाहती है, ग्रोथ चाहती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ की परिवहन व्यवस्था, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था और वहाँ की परिवहन स्वास्थ्य के साथ साथ और भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था, अगर ये 3 मूलभूत व्यवस्थाओं का अच्छा सा काम हो पा रहा है तो मुझे लगता है उस सरकार को नंबर जतिन, आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात करी और अभी यहाँ पे जो छात्रा हैं उन्होंने साफ कहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन दूसरी ओर जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो कह रही हैं कि चाइना जो है वो हमारी सीमाओं को लांघ के हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, अगर किसी सरकार की ड्रॉबैक्स हम लोग देखने के लिए जाते हैं तो कोई भी नेता भगवान नहीं होता है, ठीक है। वो कोई महापुरुष बन सकता है लेकिन महात्मा बुद्ध और भगवान राम बनने में पीढ़ियाँ लगती हैं और असमर्थ होते हैं व्यक्ति। तो वास्तव में कुछ मुद्दे हैं जिन पे हम लोग बात कर सकते हैं, मणिपुर जैसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अलग अलग पार्टियों में क्रिटिसिज्म की अगर बात करने के लिए जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि संदेश खाली में भी क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार में ही उनकी महिला राज्यसभा सांसद के साथ में क्या हो रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म के मुद्दे हैं जो अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। जतिन, एक आखिरी सवाल आपसे, 10 साल आपने देखे भारतीय जनता पार्टी के और उससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, दोनों के कार्यकाल में आपको क्या अंतर नज़र आया? कौन सी सरकार आपको बेहतर लगी? देखिए, बहुत छोटे शब्दों में कहूँ तो लीडरशिप का अंतर आया। वो सरकार जो टालती रहती थी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए शायद 10-20 साल लग जाते हैं, लेकिन इस सरकार में मुझे जो सबसे अच्छा लगता है कि मुद्दे आते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। वो चाहे धारा 370 हो, चाहे अभी CA/NRC का भी मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है। CA/NRC और धारा 370 को लेके युवाओं को क्यों उत्साह है और ख़ास तौर से छात्रों का इसमें क्या हाल है? देखिए, ये उत्साह मैं सामान्य रूप से बता सकूं कि मैंने अभी CUT का एग्ज़ाम दिया है, मेरे करीब 189 के करीब में नंबर हैं। तो मैं अभी ये विचार कर पा रहा हूँ क्या मुझे जम्मू कश्मीर में पढ़ने जाना चाहिए। ये थिंकिंग जो मेरे अंदर आई है धारा 370 हटने के लिए, ये मैं एक सरकार को योगदान देना चाहता हूँ। शायद से आज 5 साल पहले मैं सपने में विचार नहीं कर सकता था कि मुझे जम्मू कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य से MA करने के लिए जाना है। तो ये बहुत एक बड़ा परिवर्तन एक छात्रों के लिए है, जो मैं एक स्पष्ट एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ही लखनऊ विश्वविद्यालय हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ऐसा संस्थान है जो पूरे देश में सबसे पहले इसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप क्या सपने में सोच सकते थे कि सपा सरकार में कोई विश्वविद्यालय या कांग्रेस की सरकार में कोई विश्वविद्यालय अगर ऐसी नीति लाता है तो वो इतने स्मूथली तरीके से उसको लागू कर सकेगा? स्मूथली तरीके से तो नहीं हुई है, जहाँ तक मुझे पता है। कितनी जद्दोजहद हुई है और ज़बरदस्ती थोपा गया है यूनिवर्सिटी के ऊपर। पहली बात मैं ये बता दूं। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा 12th के बाद अगर उसने 3 या 4 सब्जेक्ट BA में लिए हैं जो नॉन NEP वाले थे, तो उसने 3 साल तक एक सब्जेक्ट मान लो कोई पढ़ा, उसको एक छोड़ना था, वो 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं, पता होगा। फिर वही सब्जेक्ट वो 2 साल फिर क्या कहते हैं अपने PG में पढ़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में। फिर उसके बाद अगर वो PhD करता है तो किस में नॉलेज ज़्यादा होगी, वो जो NEP वाले में या नॉन NEP वाले में? भैया ने बताया कि PhD का विषय आज के समय में PhD की आर्थता पता है आपको क्या रखी गई? एक बच्चे को PhD में एडमिशन कब मिलेगा? हाँ, बताओ। अगर 3rd ईयर तक आपके 75% मार्क्स होंगे तब आपको 4थे साल में प्रवेश मिलेगा, और 75% मार्क्स अगर आपको पूरे हो जाएंगे तब आपको PhD में इनरोलमेंट मिलेगा। उसके साथ अब 4थे वर्ष में आप एलिजिबल हो जाएंगे नेट JRF का एग्ज़ाम देने के लिए। और आपको ये भी पता है कि बहुत से कम छात्र इस देश में हैं जो खुद से पैसा लगा के PhD करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति खुद से पैसा लगा के PhD करने के लिए जा भी रहा है तो उसके पास 75% नंबर होंगे। तो ज्ञान की बात आपका सुनो 75% होना और ज्ञान होना दोनों अलग चीज़ें हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, तुम्हें खुद पता होगा यूनिवर्सिटी में 75% लाना और ज्ञान होना वो अलग अलग बात है। अगर किसी को ज्ञान है, वो किसी को मौखिक ज्ञान है तो किसी को लिखित का ज्ञान है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये NEP के ऊपर हम बात कर रहे थे। हाँ। अब दूसरा मुद्दा ये है कि आपके बीच क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी ही है, जैसा अभी भाई बता रहे थे कि सरकार क्या कर रही है। और दूसरा मुद्दा होगा कि जो छात्रों की बात करेंगे तो स्कॉलरशिप हो या जो जैसे सब्जेक्टों की लगातार फीस को बढ़ाया जा रहा है, और कैसे युवा को मतलब एकदम भ्रमित कर दिया जा रहा है। चाहे वो मतलब आप देख रहे होंगे, सबको पता होगा कि युवा कैसे भ्रमित है और कहाँ भ्रमित है।
चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, उसको एकदम भटका दिया गया है कि वो रास्ता ही नहीं है जहाँ पे वो अपनी ही बात कर सके। युवा इतना भटक चुका है, वो अपनी बात नहीं कर पाता। तो पहला तो मुद्दा यही होगा बेरोजगारी। जैसे अग्निवीर जैसी जो सुविधाएं आई या जो ये लोग स्कीम लेके आए, वो कितना घाटा हुआ युवाओं का। उसके बाद है फिर कि किसानों की बात करेंगे तो किसानों को किस तरह से लूटा जा रहा है। अभी उनकी फसल की लागत दोगुनी हो गई है, लेकिन वो जो कहते थे कि किसानों का दोगुना कर देंगे, तो वो दोगुना नहीं हुई है, लेकिन लागत दोगुनी हो गई है। तो किसानों पे भी मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा की मुद्दे हैं। ये सब मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा के चुनाव में, और वो काफ़ी कारगर हो रहे हैं। पूछा कि एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, आज सीयूईटी एग्ज़ाम लीक हुआ, उसने ये पूछा, उसने ये कहा कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लीक हुआ। आप बता रहे थे कि इससे पहले सरकारों में क्या होता था कि बिक जाते थे, मतलब पेपर होता नहीं था और ऐसे ही भर्ती हो जाते थे। आज की सरकारों में क्या हो रहा है? आज की सरकारें ये कर रही हैं कि पेपर होने से पहले ही पेपर बेच दिया जा रहा है। आज का तो आप देखिए। देखिए, मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था। अच्छा है, मैं इसका आंसर दूंगा। हाँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सपा की सरकार या कांग्रेस के सरकार के कुछ युवक या छात्र नेता एक क्वेश्चन उठाते हैं कि भाजपा वाले केवल राम मंदिर हटा दीजिए, मस्जिद हटा दीजिए, पाकिस्तान हटा दीजिए, चाइना हटा दीजिए, ऐसे करीब 5-7 मुद्दे हटा दीजिए और तब पूछिए तो इनके पास कोई विषय नहीं होता। मूर्खता की पराकाष्ठा वहाँ पर तब पूरी हो जाती थी कि वो 7 से 8 मुद्दे स्वयं गिना देते थे। जहाँ पे विपक्ष को घेरा जा सकता था, ऐसे 7-8 मुद्दे वो पहले ही बता देते थे और उसके बाद कहते थे कि अब आगे और घेर लीजिए। एक मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा आपने बताया पेपर लीक का। मैं लगातार बोल रहा हूँ कि मेरा नाम अगर उस समय पे जतिन यादव होता था तो मैं 56% का पेपर करके आता था और मेरे 86% नंबर इंटर की परीक्षा में ही आ जाते थे। मतलब हाँ। इंटर की परीक्षा में ही आ जाते थे। हाँ। और पुलिस के लिए नौबत ही नहीं आती थी कि मैं परीक्षा दूं या कुछ भी करूं। रेस मारिए और उसी मेरिट बेस के आधार पे आप नौकरी ले लीजिए। उस समय अगर नाम होता था जतिन यादव तो आपके 56 में से 86% नंबर आ जाते हैं, और आज अगर नाम होता है जितिन शुक्ला तो आपके 56 में से 86% आ जाते हैं। ये कहना है आपका? नहीं, आप यही कहना चाहते हैं ना? अगर ये है तो नहीं, यही कहना है ना आपका? पेपर क्यों? आप क्या मूर्ख? नहीं, मूर्खता आप कर रहे हैं भाई, मूर्खता आप कर रहे हैं। कहाँ आप जा रहे हैं? आप एक तरफ आप यही आप सवाल कर रहे हैं। उंगली उठाएंगे तो आपकी तरफ। आप एक तरफ नहीं, आप यही आप कहना चाहते हैं ना? अरे भाई, जब मुझे आवश्यकता है, आप यही कहना चाहते हैं कि उस समय अगर जतिन यादव होता था तो 56 में से 86% हो जाता था। अगर आज जतिन शुक्ला नाम है तो 56 में से 86 हो रहा है। उस समय की स्थितियाँ क्या थी? आज की स्थिति यही है भाई, आज की भी स्थिति यही है। आप उठाइए आंकड़ा, तो फिर आप यहाँ से लगा के पूरा आप गिना दीजिए, आप पुलिस में किसी विभाग में लगा दीजिए। इसका मतलब है नहीं, लीक आप लोग करा रहे हैं। हमको तो आवश्यकता ही नहीं है। भैया पेपर लीक हम कहाँ पेपर लीक कहाँ से करा देंगे? हम कहाँ सरकार में हैं? आप क्या बात कर? हम कहाँ सरकार में भैया? मेरे कहने का अर्थ ये है, मैं स्पष्ट कर दूं जनता को। मेरे कहने का अर्थ ये था कि पहले की सरकारों में परीक्षा की नौबत नहीं आती थी, मेरिट बेस पे नंबर दिए जाते थे और मेरिट बेस के आधार पे। अभी इससे पहले इन्होंने कहा था कि जो योग्यता होती है 50 NAP वाला जब मुद्दा चला था तो 75% जो योग्य होगा उसी का आएगा। मतलब जब योग्यता होगी, मेरिट बेस जब होता था वहाँ पे भर्तियाँ, तो जाहिर सी बात है कि उसकी योग्यता होती होगी तभी उसके परसेंटेज आता होगा। GPA, FGPA, क्रेडिट पॉइंट, ये सब आपको जानकारी है कि नहीं? मैं कानपुर विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं उस समय इंटर में पढ़ा करता था। मेरे गांव के आसपास के लोग, मेरे आसपास में रहने वाले लोग सुबह की रेस मारने के लिए जाते थे और शायद मेरे घर में कोचिंग सेंटर था जो बाहर से किराए लेके पढ़ाते थे। मैं सबकी स्थिति जानता था। कानपुर विश्वविद्यालय से कभी क्लासेस नहीं करने जाते थे। आप इंटर में किस वर्ष से? आप? मैं 2019 या 20 के आसपास। 19 या 20 में थे। हाँ, आप आगे। ठीक, तो नहीं जाते थे और पास लगातार होते थे, अच्छे नंबर पाते थे। लेकिन आज जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आता हूँ, और आप सोचिए 19 और 20 में किसकी सरकार थी? मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप देखिए ना। आप वही बताना चाहते ना कि आप एग्जाम सुन ले। आप बता, आप नहीं, कमेंट बॉक्स में आप बताना क्या चाहते हैं? सुनिए, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। नहीं, मैं क्या बताऊँ, मैं 2-3 की संख्या पाके भी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरी बात ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, जब मैं छोटा था मैं और लोगों को देखता था पढ़ने के लिए। मैंने हाई स्कूल इंटर की बात अगर की भी होगी, अरे कुछ वाक पटुता का एक टंग आप स्लिप भी होता। आपने कहा, सुनिए, आप अपनी बात से ये कर रहे हैं। आपने कहा है कि जब मैं इंटर में था तो कानपुर विश्वविद्यालय में जो एडमिशन लेते थे वो पेपर भी देने नहीं जाते थे। आपने यही कहा ना? पेपर देने जाते थे, क्लास नहीं करने जाते थे। क्या कहा आपने? देखिए, मैं इतना
इतना गौर नहीं कर रहा हूँ मैं, इतनी लीजिए आप गौर ही नहीं कर रहे विषय हैं, क्या है? आप अपनी ही बातों में फंस रहे हैं। नहीं, मैं नहीं फंस रहा नहीं, आप फंस रहे हैं। मैं केवल ये देख रहा हूँ कि आप किस डिबेट को कहाँ पे लेके जा रहे हैं। नहीं मेरा विषय क्या था मैं फिर से आपको नहीं क्लियर कर रहा हूँ, मैं देखने वाले दर्शकों को क्लियर कर रहा हूँ कि मैं जब स्कूल में था और मेरे आसपास के लोग जब रेस मारते थे या सुबह उठ के जाते थे, मेरे घर पे कोचिंग करने के लिए आते थे, तो उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय, कहीं फर्रुखाबाद इत्यादि महाविद्यालयों में एनरोलमेंट करा रखा था। कभी जाते नहीं थे, परीक्षाएं देने जाते थे और उनके सामने मॉडल पेपर रखा जाता था। और ये जब मैं एक सरकार का पक्ष रख रहा हूँ तो निश्चित रूप से इतना कॉमन सेंस आपके पास भी होगा। देखिए यही बात है, एक मिनट मुझे यही बात मैं कहना चाहता हूँ। मैंने जब इनसे पूछा कि आप इंटर में कब, इन्होंने बताया कि मैं इंटर में जब था, इन्होंने यही बोला था ना, आप बताइए। उन्होंने कहा था वो 2019 या फिर 20 में उन्होंने इंटर में थे, तब इन्होंने देखा था कि ये जब वहाँ के रेस लगाने जाते थे और वहाँ जब सुनिए, कानपुर विश्वविद्यालय हो या फर्रुखाबाद, कानपुर विश्वविद्यालय या फर्रुखाबाद विश्वविद्यालय हो, वहाँ के मॉडल रखने का कही जाती थी। अरे भैया 2019-20 में बीजेपी की सरकार थी, 2019-20 में बीजेपी की सरकार थी, आप फंस गए हैं। आप अपने पड़ोसी से पूछिए, आप क्या बोले हैं। ठीक है, बहुत लंबा मुद्दा हो रहा है, मुझे सीधे से एक नहीं, मुद्दा इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि 4 जून को बीजेपी सुन हो रही है। ठीक है, ये रिकॉर्ड करूंगा मैं। मेरा एक विषय भैया बच्चा है, मैं बोल दूं। आपने मुझे राहुल गांधी या अखिलेश यादव समझ रखा है क्या कि मैं 57 साल की अवस्था में युवा यही बात है भैया, यही बात है कि आप राहुल गांधी अखिलेश यादव नहीं है, इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मोदी जी 75 दावेदार भी नहीं हूं ना। इसीलिए आप 75 साल के मोदी जी, 75 साल के मोदी जी आज युवाओं की बात नहीं करना चाहते हैं। 75 साल के मोदी जी ये कह रहे हैं कि 4 साल की अग्निवीर देकर आप रिटायर हो जाएं। वो प्रधानमंत्री योगी बनने 90 साल तक रहेंगे, 100 साल तक, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। लेकिन जो युवा है वो अग्निवीर में सिर्फ 4 साल रहेगा, क्योंकि वो 4 साल जवान रहेगा। अग्निवीर कैसा है? यही बीजेपी की नीति है। हमारे भैया ऐसे विषय उठा रहे हैं जिनके सबसे पहले प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी मृत्युशैया तक प्रधानमंत्री बने रहे, जिन्होंने अपनी उम्र पूरी कर ली प्रधानमंत्री बने रहते हुए। वो आज वो व्यक्ति जो 3-4 घंटे की नींद लेते हुए 20 घंटे काम कर रहा है, आप उसके सवाल उठा। आप राजीव गांधी ये जो क्राइटेरिया सेट करा गया है वो किसने करा? ये संवैधानिक क्राइटेरिया है। ये मोदी जी ने। किसके संवैधानिक क्राइटेरिया है? लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी। मैं अगर विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ, मेरे हर साल के कुछ नियम और कानून बनते हैं, तो वो मेरा उस पर विपक्ष को सवाल उठाने का, आप इसका मतलब आप इतना फ्रस्ट्रेट है कि आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ला पा रहे हैं जो मोदी जी की लेगेसी को मेंटेन कर सके, उसको हटा सके। मैं एक बात कहना चाहूँगा, लास्ट में मेरी बात है कि जब से जतिन भाई बोल रहा है कि क्या कहते हैं, जो इतने पराकाष्ठा वाले शब्द जो आ रहे हैं, कि एक चीज़ तो मैं बीजेपी की बहुत अच्छी मानूंगा, या फिर मोदी जी कह लीजिए, क्योंकि मोदी सरकार कहा जाता है अब, कि जो बात वहाँ कह दी वो बात यहाँ सच्ची होगी, चाहे वो गलत हो, चाहे फंसना हो, चाहे घूमना हो, और दूसरे को बताते कि फ्रस्ट्रेट हो। मैं ये सही सच इतना किसान आंदोलन, जब 700 किसान शहीद हुए थे, तो जब किसान आंदोलन पहले सब लोग गिनाते थे कि किसान जो बिल आ रहे हैं 3 वो बहुत अच्छे हैं। जैसे ही मोदी जी ने एक दिन बाइट दिया, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये वापस लेते हैं, फिर गिनाने लगे कि नहीं ये गलत हैं। तो मैं एक बहुत अच्छी चीज़ मांगूंगा कि संसद से बूथ तक और संसद की सड़क से मोहल्ले गली तक, कि जो मोदी ने कह दिया वो अच्छा है। अब चाहे कैसे भी अच्छा मनवा लो, चाहे लड़के, चाहे झगड़ के, चाहे अगर गलत नहीं है तो मोदी जी ने वापस कह लिया। यही तो मैं सोचना चाह रहा था। आप कहीं ना कहीं उस बात पे आ गए ना कि आप लोग जो डिक्टेटरशिप का जो एक तमगा एक प्रधानमंत्री के ऊपर बांधते हैं वो गलत है। अगर एक देश का एक बहुत बड़ा समूह, सिख समूह या जनता अगर किसी एक्ट के ऊपर में राजी नहीं है और वो उसके प्रति अगर इतना वृहद आंदोलन कर रही है, तो कहीं ना कहीं 2-4 साल बाद उसको लागू किया जा सकता है वर्तमान परिस्थितियों को देख के। इसी बात को समझना चाहिए था। अगर ये बात पहले समझ लिए होते मोदी जी तो 700 किसान शहीद नहीं हुए होते। ये बात समझ लिए होते 700 किसान शहीद नहीं हुए होते। समझा सकते हैं ना? नहीं, अगर समझ लिए होते मोदी जी तो आज 700 किसान शहीद नहीं हुए होते। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग मौजूद थे, तमाम मुद्दे जो युवाओं के जहन में थे वो हम तक उन्होंने साझा करे, और ये लोकसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए ये भी हमने जानने की कोशिश करी।